वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक अरबिक वेब सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है जिन। ये वेब सीरीज 2019 में रिलीज हुई। उसी तरह एक फैंटेसी एडवेंचर वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में ओवरऑल से 5 एपिसोड्स है और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन तकरीबन आधे घंटे के ऊपर ही है। अब जहाँ पर जिनों की बात आती है तो एक्चुअली मुझे जिनों के बारे में कुछ बातें पता है। अगर मैं उन बातों को आपसे शेयर करने लगा तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। तो कभी वक्त मिला तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा जरूर। तो खैर चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। एपिसोड 1 स्ट्रेंज विस्पर्स। तो पहले हम कैरेक्टर्स के नाम देख लेते हैं। इस लड़की का नाम है मीरा और यही बंदी इस सीरीज की लीड एक्टर है। और वहीं पर मीरा की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम है लैला ओ लैला। और तभी इन दोनों के पास एक और बंदा आता है और उसका नाम है हसन। और सीरीज के दरमियान में हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली हसन मीरा को बहुत प्यार करता है, लेकिन मीरा हसन को उतना भाव नहीं देती। और वहीं दूसरी तरफ 4 लड़के खड़े होते हैं। एक का नाम होता है नासिर, दूसरे का तारिक और तीसरे का फाहिद। मीरा और फाहिद ये दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। उसके बाद एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है यासीन। और तारिक हर हमेशा यासीन को सताते रहता है। हालांकि यासीन तारिक के खिलाफ कोई बात भी नहीं कहता। और एक्चुअल से ये सारे लोग एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं और आज ये सारे स्टूडेंट्स पेट्रा टूर के लिए जा रहे हैं। बस में बैठने के बाद हसन यासीन से पूछने लगता है, क्या तुम्हें पता है पहले पेट्रा जिनों का इलाका हुआ करता था। इंसानों ने जिनों को पेट्रा से भगा दिया था। उसके बाद पता नहीं जिन कहां पर चले गए। उसके बाद पेट्रा को दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में एक बंदा कुरान की एक आयत को सुनाने लगता है कि हमने जिन और इंसानों को मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। जिन और इंसानों की दुनिया अलग अलग होती है, लेकिन कुछ जिन ऐसे भी होते हैं जो हमारे दुनिया के अंदर आने की कोशिश करते हैं। खैर पेट्रा में आने के बाद मीरा अपना वॉइस डिटेक्टर लेकर आसपास की साउंडों को रिकॉर्ड करने लगती है। और दूसरी तरफ ये गाइड कुछ स्टूडेंट्स को इस पेट्रा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और तभी हसन उस गाइड से ये सवाल पूछने लगता है, क्या अभी भी जिन यहाँ पर मौजूद है। तो वो गाइड उन स्टूडेंट्स को बताने लगता है कि जिन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम जिनों को नहीं देख सकते, लेकिन जिन हमको देख सकते हैं। उसके बाद हसन उस गाइड से एक और सवाल पूछने लगता है, क्या जिन किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो वो गाइड उन स्टूडेंट्स को बताने लगता है, हाँ वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, कुत्ते, बिल्ली और इसी तरह वो इंसान की शक्ल भी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि अक्सर जिन 2 शक्लों में होते हैं, एक है बिच्छू और दूसरा है काला सांप। अगर कभी भी आपके सामने ये 2 नजर आए तो आप उनके सामने से हट जाइए। उसके बाद वो गाइड हसन को ये भी बताने लगता है कि जिनों की आंखें हम इंसानों की तरह हॉरिजॉन्टल में नहीं होती, उनकी आंखें वर्टिकल में होती है। खैर दूसरी तरफ तारिक यासीन को किसी जगह पर लाकर फिर से उसे सताने लगता है। उससे पूछने लगता है, क्या तुमने ओला मैम से मेरी चुगली की। और एक्चुअली यासीन किसी के बारे में चुगली नहीं करता। तो उन लोगों से डरते हुए यासीन उस गुफा में भागने लगता है। और उसे भागता हुआ देखकर तारिक और उसके दोस्त वापस लौट रहे होते हैं, लेकिन तभी यासीन की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसी को चेक करने के लिए ये तीनों फिर से उस गुफा में जाने लगते हैं। गुफा में जाने के बाद ये तीनों ये देखते हैं कि वहाँ पर यासीन नहीं होता। और बाद में पता चलता है कि एक्चुअली यासीन एक बड़े से गड्ढे में गिर चुका है। और यासीन इन तीनों से ऊपर खींचने के लिए कहता है। जब उमर यासीन को ऊपर लाने की कोशिश करता है तो तारिक उमर को रोक देता है। और ऊपर से तारिक अपनी पैंट खोल के यासीन पर सुसु करने लगता है। मतलब इस तरह से तारिक हर हमेशा यासीन को सताते रहता है। तारिक यासीन पर सुसु करने के बाद वो सारे लोग यासीन को बिना ऊपर खींचे वहाँ से चले जाते हैं। और बेचारा यासीन दुख दर्द में तारिक को एक बददुआ देता है कि वो ऊपर से नीचे गिर के उसकी गर्दन टूट जाए। खैर वो तीनों जाने के बाद यासीन ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाता। और उसी गुफा में यासीन का फ़ोन पड़ा होता है। तो यासीन अपने फ़ोन को इधर उधर ढूंढने लगता है। और तभी वहाँ पर एक काला बिच्छू आता है और यासीन के हाथ को डंक मार देता है। और यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि बिच्छू यासीन को डंक मारने के बावजूद भी यासीन को जहर नहीं चढ़ता। जब यासीन उस बिच्छू के जख्म को छूता है तभी वहाँ पर कुछ फ्लाइज आते हैं, मतलब कुछ अजीब की मक्खियाँ इस पर मंडराने लगती है। और तभी एक लड़की आवाज़ देते हुए उस गुफा में आती है कि यहाँ पर कोई है। तो यासीन इस लड़की को जवाब देने लगता है, प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे ऊपर लाओ, मैं यहाँ पर गुफा में फंस चुका हूँ। तो वो लड़की यासीन से पूछने लगती है, तुम वहाँ पर क्या करने गए थे। और यासीन उस लड़की से कहने लगता है, मैं बस ऐसे ही गुफा को एक्सप्लोर कर रहा था और मैं फिसल के नीचे इस गड्ढे में गिर गया। खैर किसी भी तरह करके वो लड़की यासीन को ऊपर खींचती है और यहाँ पर इन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। और इस लड़की का नाम होता है वेरा। और वेरा यासीन की सीनियर है। इस तरफ सारे लड़के आज रात किस तरह से एंजॉय करे, किस तरह से पार्टी करे, ये प्लान कर रहे होते हैं।
और तभी मीरा तारिक के पास आती है और मीरा तारिक से यासिन के बारे में पूछने लगती है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि मीरा और यासिन ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। लेकिन तारिक उल्टा मीरा पर भड़कने लगता है, उसे मारने की धमकी देने लगता है। मतलब इस तरह से इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। और तभी वहाँ पर यासिन आता है और ओला मैम यासिन से पूछने लगती है कि तुम इतनी देर कहाँ पर चले गए थे। लेकिन यासिन ओला मैम को तारिक के बारे में कुछ भी बताता नहीं, वो चुपचाप रहता है। ओला मैम यासिन को समझाने लगती है, अगर तुम पर किसी ने जुल्म उठाया, अगर तुमने मुझसे बोला तो वो चुगली नहीं होगी, तो प्लीज मुझे बताओ। लेकिन इसके बावजूद भी यासिन ओला से कुछ भी नहीं कहता। और यही बात पूछने के लिए मीरा भी यासिन के पास आती है। लेकिन यासिन मीरा से भी यही बात कहने लगता है। और तभी मीरा को और यासिन को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसा लगता हो इनके कान में कोई खुसफुसा रहा हो। ये आवाजें सुनने के बाद यासिन साफ इनकार कर देता है कि इसने कुछ भी नहीं सुना। हालांकि यासिन को भी वो आवाजें सुनाई दे रही होती है। और तभी मीरा अपना साउंड डिटेक्टर लेकर उस वॉइसेस को रिकॉर्ड करने लगती है। और एक्चुअल से वो वॉइसेस कुछ अजीब की लैंग्वेज में होती है। थोड़ी देर घुसपुस होने के बाद वो आवाजें धीरे धीरे फेड आउट होने लगती है। खैर रात होने के बाद वो गाइड सारे स्टूडेंट्स को अपनी भूतिया कहानी सुनाने लगता है। और मौका देकर मीरा और लैला ये दोनों वहाँ से निकल आते हैं। एक्चुअल से इन सारे लोगों का प्लान ये होता है कि ये लोग अपने ग्रुप से जुदा होके शराब पियेंगे, दारू पियेंगे। और दारू लाने वाली मीरा और लैला होती है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि नासिर और लैला का रिसेंटली ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन नासिर फिर से लैला को अपनाना चाहता है, लेकिन लैला नासिर को दूर रख रही होती है। खैर जब ये सारे लोग शराब पी रहे होते हैं तो हसन फिर से जिनों की बात छेड़ने लगता है। वो कहने लगता है, अगर रात में गौर से जिनों की आवाज को सुना जाए तो हम सुन सकते हैं। लेकिन सारे फ्रेंड्स हसन की बातों को बकवास मानने लगते हैं। खैर मौका देकर मीरा और फाहिद ये दोनों अपने झुंड से अलग होते हैं और वहाँ पर कांड करने जाते हैं। जब ये दोनों बहुत ही डीपली किसी विसी कर रहे होते हैं और तभी उसी वक्त मीरा को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसा लगता हो कि मीरा के कान में कोई खुसफुसा रहा हो। इस तरह बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से तारिक को बहुत चढ़ जाती है और तारिक नासिर से झगड़ा करने लगता है कि इसे और शराब पीनी है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर इसके बचे कुछ फ्रेंड्स आते हैं और तारिक को मनवा लेते हैं और वो सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इस तरफ मीरा आवाजें सुनने के बाद फाहिद को रोक देती है। ये देखकर फाहिद को बहुत गुस्सा आता है और वो मीरा को डांटने लगता है, जब कभी भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तो मुझे दूर ही रख रही होती हो। ऐसा गुस्सा करने के बाद फाहिद वहाँ से चला जाता है। इस तरफ तारिक किसी ऊंची जगह पर जाकर सुसु करने लगता है और तभी इसके पीछे से एक बंदा आकर तारिक से कहने लगता है, संभल के रहना। लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। तारिक ऊपर से नीचे गिरता है जबकि मीरा वहाँ से गुजर रही होती है। यह आवाज सुनने के बाद मीरा बहुत घबरा जाती है। जब मीरा धीरे धीरे पीछे पलट कर देखती है तो वो तो तारिक होता है, जो खून में लथपथ हो चुका होता है। और फाइनली तारिक के मुंह से एक ही वर्ड बाहर आती है और वो है बेडुइन। बेडुइन का मतलब है एक अरब के काफिलों को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सीरीज के हिसाब से बेडुइन का मतलब है एक जिनों का काफिला, मतलब एक ग्रुप का नाम है वो बेडुइन। खैर ये इंसिडेंट होने के बाद सारे स्टूडेंट्स का ट्रिप कैंसिल हो जाता है और सारे स्टूडेंट्स ओला मैम से तारिक के बारे में पूछने लगते हैं। तो ओला मैम अपने स्टूडेंट्स को बताने लगती है कि अभी भी कुछ भी कह नहीं सकते, तारिक को अभी हॉस्पिटल ले गए हैं। और तभी उसी वक्त अपनी बेटी को लेने के लिए मीरा का फादर वहाँ पर आता है और मीरा को अपने घर ले आता है। अब मीरा और इसके फादर के बारे में बात करें तो मीरा अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इसी तरह मीरा की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो हर हमेशा अपनी माँ को मिस करती रहती है और मीरा को ऐसा लगता है कि इसका जिम्मेदार इसका फादर ही है। इस तरफ मीरा यासिन को उसके घर छोड़ने के लिए आती है और यासिन भी तारिक के इंसिडेंट को लेकर बहुत अफसोस करने लगता है। लेकिन वेरा यासिन को दिलासा दिलाने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। अब यासिन की फैमिली के बारे में बात करें तो यासिन का एक फादर होता है, शायद इसका एक स्टेप फादर होता है और यासिन का फादर हर हमेशा यासिन को माँ को मारते रहता है, मतलब यासिन की माँ को एक गुलाम की तरह देख रहा होता है और ये बात यासिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन यासिन और उसकी माँ के पास और कोई चारा नहीं होता, इसीलिए यासिन और उसकी माँ ये दोनों इसी बंदे के पास रहते हैं और इसी तरह यासिन का स्कूल का खर्चा ये बंदा ही उठा रहा होता है। खैर आधी रात को मीरा अपने कंप्यूटर लैब में आती है, मतलब जो आज रिकॉर्ड किया है उन साउंड्स को सुनने के लिए। जब मीरा उन साउंड्स को सुन रही होती है और तभी मीरा को उसी कमरे में वही आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसा लगता हो मीरा के कान में कोई खुसफुसा रहा हो। और देखते ही देखते मीरा के कमरे के बाहर एक अजीब का धुआं फैलने लगता है
और देखते ही देखते उस धुएं में से एक बंदा प्रकट होने लगता है और वो बंदा मीरा के कमरे में घुस जाता है। इस बंदे को देखकर मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तो वो बंदा मीरा को चुप कराने के लिए उसकी सांस रोक देता है और इससे हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये बंदा कोई इंसान नहीं, ये बंदा जिन होता है। सांस रोकने के बाद वो बंदा मीरा से कहने लगता है, मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। ऐसा कहने के बाद ये बंदा मीरा की सांस को रिलीज कर देता है और ये बंदा अपने आप को इंट्रोडक्शन करता है और इस बंदे का नाम होता है केरास खुक्सिन, शॉर्टकट में केरास। केरास मीरा से कहने लगता है, पेट्रा में तुम्हारे दोस्त को किसी ने धक्का दिया, उसका मर्डर हुआ है, वो ऐसे ही ऊपर से नीचे नहीं गिरा। ये सुनने के बाद मीरा ये समझने लगती है कि तारिक को धक्का देने वाला किरासी है और फिर से मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। किरास मीरा से कहने लगता है, उसे धक्का देने वाला मैं नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। और तभी दूसरे कमरे से मीरा का फादर आवाज लगाने लगता है और वो आवाज सुनने के बाद किरास फिर से वहाँ से वैनिश हो जाता है। जब मीरा का फादर मीरा के पास आता है तो मीरा अपने फादर को कुछ भी नहीं बताती, वो बस अपने फादर से कहती है कि मैं अपनी माँ को मिस कर रही हूँ। उसके बाद दूसरे दिन स्कूल में सारे स्टूडेंट्स, सारे प्रोफेसर्स तारिक के मौत का गम मना रहे होते हैं और इसी दरमियान में मीरा वॉशरूम के लिए जाती है और मीरा के पीछे पीछे लैला भी उसके साथ जाने लगती है। और इस तरफ मीटिंग हॉल में पता नहीं नासिर को क्या हो जाता है, धीरे धीरे करते हुए इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और जब मीरा बाथरूम में आकर उस टैप को ओपन करती है तो उस टैप में का पानी कुछ इस तरह से बाहर आने लगता है गोल गोल घूम के और तभी वो बाथरूम धुएं से भरने लगता है और उस धुएं में से फिर से केरास बाहर आता है और केरास चुपके से मीरा के कान में ये कहने लगता है, तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है। जब मीरा पलट के देखती है तो वहाँ पर केरास नहीं होता। इस तरफ मीटिंग हॉल में नासिर अपने सीट से उठकर वो स्टेज की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर इसके सारे फ्रेंड्स शॉक में रह जाते हैं, आखिरकार ये नासिर कर क्या रहा है। और तभी नासिर अपने हाथ में चाकू लेकर उन स्टूडेंट से कहने लगता है कि ये दुनिया हमारी नहीं है, हम इस दुनिया के काबिल नहीं है। ऐसा कहते हुए नासिर अपने गले को काट लेता है और यहाँ पर ये एपिसोड दी एंड होती है। एपिसोड 2 मैजिक सैंड। एपिसोड की शुरुआत में ही कुछ लोग पेट्रा में हसनी नाम के एक बंदे को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। इसी तरह ढूंढते ढूंढते वो लोग उस गुफा में जाते हैं, लेकिन उस गुफा में भी हसनी मौजूद नहीं होता। और तभी कैमरा एक छोटे से गड्ढे के पास फोकस होता है और देखते ही देखते वो जमीन फटने लगती है, चीरने लगती है और उस जमीन के अंदर एक काला बिच्छू मौजूद होता है। इस तरफ हॉस्पिटल में ओला मैम नासिर का ख्याल रख रही होती है। थोड़ी देर बाद ओला मैम जब वहाँ से जाने ही वाली होती है और तभी नासिर को होश आने लगता है और वो धीरे धीरे आवाज में ओला मैम से ये कहने लगता है, स्कॉर्पियंस, बिच्छू, वो लोग आने वाले हैं। और उसी हॉस्पिटल में मीरा, लैला और नासिर की माँ मौजूद होती है और इसी दरमियान में मीरा वॉशरूम जाती है और तभी उस बाथरूम में फिर से धुआं फैलने लगता है और नल का पानी रोटेट होता हुआ बाहर आता है और उसी धुएं में से किरास प्रकट होता है और किरास मीरा से कहने लगता है, देखो मीरा, मुझे पता है तुम डरी हुई हो, लेकिन मैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए आया हूँ। और किरास मीरा से ये भी कहने लगता है कि एक्चुअली नासिर जिनके काबू में था, इसीलिए वो ऐसी हरकत कर पाया। उसके बाद किरास और कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाती है और इस डॉक्टर को अंदर आता हुआ देखकर किरास फिर से वैनिश हो जाता है। लैला ये समझ रही होती है कि नासिर की हालत इसकी वजह से हुई है, मतलब नासिर ने लैला को प्रपोज किया था लेकिन लैला ने नासिर को रिजेक्ट कर दिया, उसी की वजह से नासिर ने ऐसी हरकत की। लेकिन मीरा लैला को समझाने लगती है, जो तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके पीछे एक और राज है और वो है जिन। नासिर एक जिन के काबू में था। यह सुनने के बाद लैला मीरा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और लैला उस कमरे से जाने लगती है। लेकिन तभी वो कमरा अचानक से बंद हो जाता है और वहाँ की लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और तभी फिर से उस कमरे में किरास प्रकट होता है। किरास को देखकर लैला चिल्लाने ही वाली होती है, तभी किरास लैला की सांस रोक लेता है और मीरा लैला को मत घबराने के लिए कहती है। उसके बाद किरास मीरा और लैला से कहने लगता है, नासिर ही की तरह दूसरे लोगों की जान खतरे में है और मैं दूसरे लोगों के साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और उसी तरह किरास मीरा से कहने लगता है कि मीरा ने ही किरास को आवाज लगाई थी, उसे बुलाया था, इसीलिए किरास अपनी दुनिया से इस दुनिया में आया। ये सुनने के बाद मीरा बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, वो कहने लगती है, मैंने तुम्हें हरगिज नहीं बुलाया। तो किरास भी कहने लगता है, वो मेरे बस में नहीं था, मैंने आवाज लगाई और तुमने जवाब दिया और इस दुनिया में और कई सारे जिन आने वाले हैं, उससे पहले मुझे यहाँ के जिन को वापस अपनी दुनिया में ले जाना होगा और इसमें मीरा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसा समझाने के बाद किरास फिर से वहाँ से वैनिश हो जाता है।
उसके बाद सीन फिर से पेट्रा पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर थोड़ी देर पहले जमीन क्रैक हुई थी और उस जमीन में से एक काला बिच्छू बाहर आ रहा होता है। दूसरे दिन सुबह जब मीरा अपने कॉलेज जा रही होती है तो मीरा अपना वॉइस रिकॉर्डर निकालकर आसपास की आवाजों को रिकॉर्ड करने लगती है और देखते ही देखते मीरा को फिर से कुछ विस्पर सुनाई देने लगती है। यह सुनने के बाद मीरा फौरन किरास को आवाज लगाने लगती है और तभी फौरन वहाँ पर किरास प्रकट हो जाता है और किरास मीरा से कहने लगता है कि जिस जिन ने जिस बंदे को बुलाया वो बंदा तुम्हारे स्कूल में ही है, हमें फौरन उस जिन को ढूंढना होगा और मैं उसे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। उसके बाद क्या था, मीरा किरास को अपने स्कूल ले जाती है और वो सारे स्टूडेंट्स को लैला का कजिन बताने लगती है और तभी वहाँ पर फाहिद आता है और मीरा पर भड़कने लगता है, क्योंकि कल रात से मीरा ने फाहिद को ना ही मैसेज किया और ना ही कॉल किया और ऊपर से मीरा एक और लड़के के साथ आई है, जिसकी वजह से फाहिद की जलने लगती है और फाहिद किरास से झगड़ने लगता है। लेकिन मीरा बीच में आकर इन दोनों की लड़ाई को रोक लेती है। इसके बावजूद भी फाहिद मीरा से ऊंची आवाज में बात करने लगता है, उसे डांटने लगता है और ये बात किरास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और किरास फाहिद की तरफ कुछ अजीब तरह से देखने लगता है, जिसकी वजह से फाहिद के हाथ में जो चोट होती है वो और जख्मी होने लगती है। आशवल से फाहिद के हाथ में जो चोट होती है वो चोट नासिर ने दी हुई रहती है। पहले एपिसोड में जब नासिर स्टेज के ऊपर जा रहा था उस वक्त फाहिद नासिर को रोकने की कोशिश की थी और उसी वक्त नासिर ने फाहिद पर हमला किया था, वही चोट है ये। और ऑफ कोर्स मीरा को अच्छी तरह से पता होता है कि ये कांड किरास का ही है और किरास को दोबारा ऐसा करने से मना कर देती है। उसके बाद यासीन को दिखाया जाता है और आज यासीन का बर्थडे है और यासीन की माँ ने एक छोटा सा केक बनाया होता है यासीन के लिए और यासीन उस कैंडल को फूंकते हुए एक विश मांगने लगता है, काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता। और यासीन के घर के बाहर ही वेरा खड़ी रहती है यासीन का इंतजार करते हुए। जब यासीन अपने घर से बाहर आता है तो वेरा फौरन इसके सामने आ जाती है। ये देखकर यासीन को थोड़ा ताज्जुब होने लगता है, मतलब आज तक किसी लड़की ने इसे भाव तक नहीं दिया और आजकल ये एक सीनियर इसके पीछे पड़ी है। खैर इस तरफ स्कूल में मीरा और लैला ये दोनों किसी भी तरह करके किरास को अपने स्कूल में लाते हैं और किरास बहुत जल्दी में होता है कि इसे फौरन उस जिन को ढूंढना होगा। लेकिन मीरा किरास को समझाने लगती है कि किरास पहले हम अपने क्लासेस को खत्म कर ले। इस तरफ हसन को पक्का यकीन होता है कि तारिक को मारने वाला एक जिन ही होता है और यही बात हसन उमर को बताने लगता है और हसन उमर से इसके साथ फिर से पेट्रा आने के लिए कहता है, क्योंकि वहीं पर सारे जवाब छुपे हैं। यह सुनने के बाद उमर हसन से पूछने लगता है, चलो मान ले अगर वो जिन तुम्हारे सामने आ गया तो तुम क्या करोगे? तो हसन कहने लगता है कि मैं ऊपर वाले का नाम लेकर उस पर रेत फेंक दूंगा। ऐसा कहते हुए हसन अपने बैग से एक रेत की पोटली बाहर निकालता है। जब यासीन स्कूल आता है तो ओला मैम यासीन को अपने कैबिन में बुलाती है और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यासीन ने कुछ महीनों से अपने स्कूल की फीस नहीं भरी और ओला मैम यही बात यासीन की माँ को बताने वाली है, लेकिन यासीन ओला को मना करने लगता है और ओला मैम से कहने लगता है कि आप प्लीज फीस की बात मेरी माँ से मत कीजिए, मैं किसी भी तरह करके जॉब ढूंढ के मैं अपनी फीस पे कर दूंगा, प्लीज आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और ये बात आप प्रिंसिपल को बता दीजिए। और तभी वहाँ पर वेरा आती है यासीन को ढूंढते हुए और ओला मैम वेरा से कहने लगती है, अभी मैं यासीन से कुछ बात कर रही हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। ऐसा कहना ही था, ओला मैम की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो चुपचाप अपनी चेयर पे आके बैठ जाती है और ये देखकर यासीन को भी थोड़ा वियर्ड सी फीलिंग होने लगती है और ओला मैम को संभालते हुए यासीन वहाँ से चला जाता है। इस तरफ सारे स्टूडेंट्स जब क्लास में होते हैं तो हसन को फिर से जिन का कीड़ा काटने लगता है। हसन उस सर से पूछने लगता है कि सर मुझे जानना है कि जिन का ओरिजिन क्या है, उनका रेवोल्यूशन किस तरह का है। हसन का सवाल सुनने के बाद किरास हसन को अपना जवाब देने लगता है कि जिनों की कोई रेवोल्यूशन नहीं थी, वो हमेशा से ही यहीं पर थे और यही इनका ठिकाना भी है। उसके बाद हसन किरास से एक और सवाल पूछने लगता है, मैंने पढ़ा है कि जिन रिप्रोडक्शन के लिए इंसान को चूज करते हैं। तो किरास कहने लगता है जरूरी नहीं है, ये उस जिन पर डिपेंड करता है कि वो जिन आखिरकार इंसान से क्या चाहता है। अक्सर जिन बुलाने वाले के पास ही रहते हैं उसकी हिफाजत करते हुए। उसके बाद हसन एक और सवाल पूछने ही वाला होता है तो उस क्लास का सर इस टॉपिक को यहीं पर काट देता है। क्लास खत्म होने के बाद जब मीरा बाहर आती है तो इसके सामने फिर से फाहिद आता है और मीरा से यही सवाल पूछने लगता है, क्यों तुम मुझसे सीधी तरह से बात नहीं कर रही हो। ऑफ कोर्स मीरा के पास एक और जरूरी काम होता है और वो है एक और जिन को ढूंढना। मीरा फाहिद को समझाने लगती है कि जब सारा मामला सेटल हो जाएगा मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो गधा मीरा की बात नहीं मानता और मीरा को गुस्सा आ जाता है और मीरा फाहिद को ब्रेकअप बोल देती है। उसके बाद मीरा, लैला और किरास ये तीनों
एक ऑडिटोरियम में आते हैं और मीरा किरास से कहने लगती है, अब सारे स्टूडेंट्स एक ही जगह पर है, जाओ बाहर जाके उस जिन को ढूंढो। लेकिन किरास मीरा से कहने लगता है, इसमें एक दिक्कत है मीरा, मैं उस जिन को ऐसे ही ढूंढ नहीं सकता। बुलाने वाला और वो जिन, वो दोनों एक ही साथ हो तभी मैं पहचान सकता हूँ। ये सुनने के बाद मीरा को किरास की बातें बकवास करने लगती है और मीरा उल्टा किरास को ब्लेम करने लगती है। ऐसा कहते हुए मीरा अपने बैग से रेत निकालती है जो हसन के पास से लिया होता है और मीरा उस रेत को किरास के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से किरास फौरन वहाँ से वैनिश हो जाता है। यह होने के बाद एक्चुअल से मीरा ये सोचा नहीं था कि रेत फेंकने के बाद किरास वहाँ से गायब हो जाएगा। ये तो बस अनजाने में हो चुका। उसके बाद किरास किसी और जगह पर प्रकट होता है जहाँ पर एक छोटी सी फैमिली होती है, एक माँ और एक बच्ची। और वो बच्ची किरास को देखकर आवाज लगाने लगती है कि हसनी भैया आ गए, हसनी भैया आ गए। लेकिन जब तक माँ बेटी वहाँ पर आते तब तक किरास भीड़ से वैनिश हो जाता है। खैर स्कूल खत्म होने के बाद वेरा और यासिन ये दोनों अपने अपने घर जा रहे होते हैं और रास्ते में वेरा यासिन को एक कहानी बताने लगती है, एक लड़की की कहानी कि किसी दुनिया में एक लड़की हुआ करती थी। उसका ना कोई दोस्त था ना कोई रिश्तेदार था और वो लड़की एक राक्षसों की दुनिया में हुआ करती थी जहाँ पर ना कोई सिस्टम था ना कोई उसूल थे और वो लड़की उस दुनिया में कैद रहती थी। लेकिन तभी उस लड़की की जिंदगी में एक लड़का आया, उसको आवाज दी, उसे रिहा किया और वो लड़का और कोई नहीं यासिन, तुम हो। तुम ही ने मुझे रिहा किया और वो दुनिया जिनों की दुनिया है और उस दुनिया का एक जिन इस दुनिया में आया है तुम्हें और मुझे जुदा करने के लिए। ऐसा कहते हुए वीरा यासिन का हाथ पकड़ती है जहाँ पर यासिन के हाथ में वो जख्म होता है जो एपिसोड 1 में यासिन को एक बिच्छू ने डंक मारा था और देखते ही देखते वीरा उस जख्म को यासिन के हाथ से गायब कर देती है। उसके बाद सीन फिर से हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ पर नासिर के पास एक काला बिच्छू आता है और वो काला बिच्छू नासिर को एक डंक मारता है और तभी नासिर की आंखें खुल जाती है और नासिर के मुंह से एक नाम बाहर आता है और वो है लैला। और यहाँ पर ये एपिसोड दी एंड होती है। एपिसोड 3 ये डेंजरस फनी फीलिंग। एपिसोड की शुरुआत में ही मीरा अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन करती है जहाँ पर मीरा ये देखती है कि आज यासिन का बर्थडे है और इसी तरह मीरा और अपनी फाहिद की फोटोज देखने लगती है। उसके बाद मीरा अपना वॉइस डिटेक्टर लेकर गलियों में निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद मीरा फाइनली किरास को फाइंड आउट कर लेती है। मतलब पिछले एपिसोड में मीरा ने किरास के ऊपर रेत फेंका था और मीरा ने समझ लिया था कि किरास यहाँ से भाग गया। लेकिन किरास मीरा से कहने लगता है, मैं तुम्हें इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब तक मैं उस जिन को अपने साथ नहीं ले जाता मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मीरा उस जिन को ढूंढने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन मीरा किरास को अपने स्कूल ले आती है और इसी तरह स्कूल में ये न्यूज़ फैल चुकी होती है कि तारिक की हत्या के बाद ओला मैम को इस स्कूल से निकाला जा रहा है। हालांकि इसमें ओला मैम की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली आज यासिन का ही नहीं बल्कि मीरा का भी बर्थडे है और जमील फाहिद से मीरा को सरप्राइज पार्टी देने के लिए कहता है, उसे मनाने के लिए। तो फाहिद उसी की तैयारी में लग जाता है। दूसरी तरफ जब यासिन और वेरा ये दोनों किसी जगह पर बैठे हुए रहते हैं तो उमर इन दोनों के पास आता है और उमर यासिन से माफी मांगने लगता है। मतलब उस दिन उमर चाहकर भी यासिन की हेल्प नहीं कर पाया। जब उमर वहाँ से जा रहा होता है तो वेरा यासिन से पूछने लगती है, क्या अब तुम खुश हो? तो यासिन वेरा से कहने लगता है, उस दिन मैं जिस तरह से बेशर्म हुआ उसी तरह मैं उसे एहसास दिलाना चाहता हूँ। ऐसा कहना ही था। वेरा उमर पर अपना जादू दिखाती है जिसकी वजह से उमर नीचे गिरने लगता है और तभी वहाँ पर मीरा आती है और उमर को संभालने लगती है और उमर से पूछने लगती है कि वेरा और यासिन का क्या चक्कर है। और ऑफ कोर्स उमर को क्या पता इनके बारे में। जब यासिन किसी जगह पर बैठा हुआ रहता है तो मीरा यासिन के पास जाती है और यासिन मीरा को देख के उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है और मीरा यासिन को आज रात बाहर आने के लिए कहते हैं। तो यासिन मीरा के साथ आने का वादा करता है और यही बात मीरा किरास से जाके बताने लगती है कि यासिन मान गया डिनर पे आने के लिए। स्कूल खत्म होने के बाद जब यासिन अपने घर जा रहा होता है तभी यासिन के पास वेरा प्रकट हो जाती है और इसी बातों ही बातों में यासिन वीरा से आज रात का प्लान बताने लगता है कि आज रात यासिन मीरा के साथ डिनर पे जा रहा है और यासिन के साथ साथ इसकी माँ भी आ रही है। यह सुनने के बाद वेरा यासिन से नाराज हो जाती है। वो यासिन से कहने लगती है, अच्छा अब तुम दूसरी लड़की के साथ डिनर पे जाओगे, वो भी मुझे छोड़ के? तो वेरा को नाराज हुआ देखकर यासिन वेरा से कहने लगता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं मीरा को मना कर देता हूँ। यह सुनने के बाद वेरा अंदर का अंदर खुश होने लगती है।
खैर रात होने के बाद मीरा और किरास ये दोनों उस रेस्टोरेंट के बाहर यासीन का वेट करते रहते हैं और तभी मीरा को लैला कॉल करती है और एक्चुअली लैला ने भी मीरा के लिए एक प्लान बनाया हुआ रहता है। लैला मीरा को अपने पास बुलाती है। इन दोनों की बातें सुनने के बाद किरास मीरा से कहने लगता है कि तुम अपने फ्रेंड्स के पास जाओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तुम वहाँ पे जाके एंजॉय करो, मैं जितना हो सके यहाँ पर मैं संभाल लूंगा, वैसे भी मैं तुम्हें इतना जल्दी छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। तो मीरा किरास से कहने लगती है आजकल मुझे भी तुम्हारा साथ बहुत पसंद आ रहा है। ऐसा कहते हुए मीरा किरास को चुम्मा चाटी करने लगती है। मीरा जाने के बाद किरास उस रेस्टोरेंट के अंदर आता है जहाँ पर किरास यासीन की फैमिली को देखता है। मतलब किसी जगह पर यासीन की माँ, वेरा और यासीन बैठा हुआ रहता है और ये तीनों लोग यासीन के स्टेप फादर का वेट करते रहते हैं। इस तरफ लैला मीरा को फाहिद के घर लाती है क्योंकि फाहिद ने मीरा के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी होती है। ये पार्टी देखकर मीरा बहुत इम्प्रेस हो जाती है और फाहिद मीरा को सॉरी भी बोलने लगता है कि मुझे ऐसा तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। इस तरफ रेस्टोरेंट में थोड़ी देर बाद यासीन का स्टेप फादर आता है। इन चारों के बीच काफी सारी बातें होने लगती है और इसी दरमियान में वेरा किरास को देख लेती है और किरास के पास आकर ये कहने लगती है कि तुम मुझे और यासीन को अकेला छोड़ दो, यासीन को मेरी जरूरत है, यासीन कमजोर है। लेकिन किरास वेरा से कहने लगता है ये इनकी दुनिया है, तुम इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दो, अब हम लोग ये काम नहीं करते। ऐसा कहते हुए जब किरास वेरा का हाथ पकड़ता है तो वेरा फौरन एक बिच्छू का रूप ले लेती है और किरास को डंक मारती है। डंक मारने के बाद किरास भी वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ से गायब होने के बाद किरास मीरा के पास आता है और फौरन मीरा को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। इस तरफ यासीन फौरन मीरा के पास आता है और उस बिच्छू को अपने हाथ में ले लेता है, मतलब आग से बचा लेता है। ये देखने के बाद यासीन का स्टेप फादर यासीन को डांटने लगता है और तभी यासीन की फादर की सांस रुकने लगती है और तभी यासीन के पीछे वीरा प्रकट होती है और यासीन से पूछने लगती है क्या तुम उसे खत्म करना चाहते हो? बोलो यासीन, अगर ये मौका गया तो बार बार नहीं आएगा। लेकिन यासीन के अंदर इंसानियत बची हुई रहती है, वो अपने स्टेप फादर को मारने नहीं देता। इस तरफ फाहिद किरास को देख लेता है और इन दोनों में हाथापाई होने लगती है और इसी हाथापाई के दौरान किरास अपना जादू फाहिद पर दिखाता है और वहीं पर अफकोर्स लैला होती है। तो अचानक से लैला गायब हो जाती है। ये देखकर मीरा और किरास के तो होश ही उड़ जाते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड दी एंड होता है। एपिसोड 4 जिन हंटर। एपिसोड की शुरुआत में ही हसन ओला मैम को और उमर को फिर से पेट्रा ले जाने लगता है क्योंकि पिछले एपिसोड में हसन ने ओला मैम से कहा था कि तारिक का मौत का कारण एक जिन है और वहीं पर जाके हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इस तरफ यासीन वेरा को अपने घर लाता है। यहाँ पर आने के बाद वेरा यासीन से ये कहने लगती है देखो यासीन, अगर तुम हमारे दोनों के बीच का रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो मैं तोड़ सकती हूँ, तुम पर इसका कोई बोझ नहीं है। लेकिन यासीन इस बात से मना कर देता है, वो इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहता है। इस तरह पार्टी से बाहर आने के बाद किरास मीरा से यही कहने लगता है कि लैला पर भी जिन का साया है, मैंने कहा था ना मीरा, काफी सारे जिन आने वाले हैं। इस तरफ घर के अंदर आने के बाद यासीन अपने बैग्स वगैरह पैक करने लगता है क्योंकि वेरा ने यासीन को अपनी दुनिया में ले जाने का वादा किया था और बेचारे यासीन को क्लियरली बात पता नहीं होती कि वेरा किस तरह से यासीन को अपनी दुनिया में ले जाने वाली है। वेरा फिर से यासीन की मर्जी पूछने लगती है तो यासीन अपनी बात पर टिके रहता है कि वेरा, मैं ये करना चाहता हूँ। मतलब एक बार यासीन वेरा की दुनिया में चला गया तो यासीन की दुनिया ही बदल सकती है। और तभी यासीन के घर के पास मीरा और किरास आते हैं और उसका दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन यासीन अपना दरवाजा ओपन नहीं करता और तभी वहाँ पर यासीन की माँ आकर उस दरवाजे को ओपन करके इन दोनों को अपने घर के अंदर बुलाती है। जब तक ये तीनों घर के अंदर आते तब तक वेरा यासीन को लेकर गायब हो चुकी होती है। उसके बाद यासीन की माँ यासीन को कॉल करने पर यासीन ये बताता है कि ये फिलहाल पेट्रा में मौजूद है और ऑफ कोर्स ये बात मीरा और किरास सुन लेते हैं और किरास फौरन मीरा को बाहर लाता है और मीरा को कस के पकड़ने के लिए कहता है और देखते ही देखते ये दोनों वहाँ से वैनिश हो जाते हैं। और तभी उसी वक्त मीरा का फादर वहाँ पर आता है और मीरा के फादर को पता ही नहीं चलता आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। खैर लैला पार्टी में गायब होकर नासिर के पास आती है और लैला नासिर के ऊपर अपना हाथ रखती है जिसकी वजह से नासिर अपनी आंखें खोलता है, मतलब नासिर ठीक हो जाता है। दूसरे दिन सुबह हसन, उमर और ओला मैम ये तीनों पेट्रा पहुंच जाते हैं और यहाँ आने के बाद इन तीनों को ये बात पता चलती है कि पेट्रा में एक लड़का मिसिंग है और उसका नाम है हसनी और कुछ लोग पेट्रा जा रहे हैं उसी लड़के को ढूंढने के लिए। तो हसन उमर को और ओला मैम को उन आदमियों के साथ हसनी के घर भेज देता है और हसन अकेला पेट्रा जाने लगता है। इस तरफ पेट्रा में मीरा कहीं और होती है और किरास कहीं और होता है।
मतलब थोड़ी देर पहले किरास ने मीरा को अपने साथ ले आया ना, वो यहीं पर लाया है। लेकिन ये दोनों अचानक से जुदा हो जाते हैं और तभी किरास के पास कुछ लोग आते हैं और किरास को देखकर हंसनी कहकर बुलाने लगते हैं और वो सारे लोग किरास को उठाकर कहीं पर ले जाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हसन किसी भी तरह करके पेट्रा पहुंच जाता है और किसी जगह पर आकर आग सिलगा के एक जिन को बुलाने लगता है कि अगर यहाँ पर कोई जिन है तो मेरे सामने आओ। और तभी वहाँ पर एक बंदा एक गधे के साथ आता है। इसे देखकर हसन डर जाता है और इस बंदे के ऊपर हसन रेत फेंक देता है। ये देखकर ये बंदा हसन को डांटने लगता है, क्या तुम पागल हो चुके हो। दूसरी तरफ ओला और उमर वो दोनों हसनी के घर आते हैं, जहाँ पर हसनी की माँ इन दोनों को बताने लगती है कि इसके बेटे के ऊपर एक जिन का साया है। और तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है और वो बच्ची उमर से कहने लगती है कि अभी अभी कुछ लोग हसनी भाई को यहाँ पर लाए हैं, लेकिन हसनी भाई किसी मीरा नाम की लड़की को बुला रहे हैं। ये सुनने के बाद उमर समझ जाता है कि ऑफकोर्स वो किरासी होगा। इस तरफ वो अनजान बंदा हसन को अपने गधे पर बिठाकर किसी जगह पर ले जाने लगता है और रास्ते में इन दोनों के बीच जिनों को लेकर काफी सारी बातें होती है। और उसी तरह ट्रैवल करते हुए वो बंदा हसन को किसी जगह पर लाता है और हसन से कहने लगता है, तुम वो खोपड़ी वाली गुफा देख रहे हो, तुम वहाँ पर जाके जिनों की आवाज को सुन सकते हो। अगर तुम्हें किसी जिन की आवाज सुनाई देगी तो तुम उस जिन को आवाज देना, जवाब देना, तब वो जिन तुम्हारे सामने आएगा। इस तरह से कहते हुए वो स्ट्रेंजर हसन को उस खोपड़ी वाली गुफा में ले जाता है। जब हसन पीछे पलट के देखता है तो वो बंदा और उसका गधा वहाँ पर नहीं होता, वो वैनिश हो चुके होते हैं, जिसका मतलब जो आए थे वो भी जिन ही थे। और जब हसन उस गुफा के अंदर जाता है और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर यासिन और वेरा आते हैं और यासिन हसन से पूछने लगता है, क्या तुम जिन को आवाज दी। तो हसन कहने लगता है, हाँ। यह सुनने के बाद यासिन हसन को एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से हसन बेहोश हो जाता है। इस तरफ बेचारी मीरा किरास को इधर उधर ढूंढने लगती है, किरास को आवाज लगाने लगती है। इसी तरह आवाज देते देते मीरा उस खोपड़ी वाली गुफा के पास जाने लगती है और उस गुफा के अंदर ऑफकोर्स हसन होता है। तो वो गुफा धीरे धीरे फटने लगती है, वो गुफा हिलने लगती है, जिसकी वजह से हसन बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगता है और हसन की आवाज मीरा सुन लेती है और मीरा किसी भी तरह करके हसन को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। उसके बाद किरास को दिखाया जाता है जो बहुत ही कमजोर होता है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि किरास नाम का एक जिन होता है जो हसनी नाम के एक लड़के के अंदर होता है। और किरास को यहाँ पर लाने के बाद कुछ लोग किरास के ऊपर कुछ आयत वगैरह पढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से किरास कमजोर हो जाता है। और तभी उमर मौका देकर किरास के कमरे में जाता है उसे बचाने के लिए। ऑफकोर्स किरास के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि किरास मीरा को बचाए, उसकी हिफाजत करे। तो मीरा को बचाने के लिए ही किरास वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ नासिर, फाहिद और जमील ये तीनों उस हादसों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लैला आती है और लैला नासिर से कहने लगती है कि नासिर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहते हुए लैला नासिर को खोपचे में ले जाती है। इस तरफ वेरा यासिन को फिर से पेट्रोल आती है और रास्ते में यासिन वेरा से पूछने लगता है कि वहाँ जाने के बाद मेरे साथ क्या होगा। तो वेरा कहने लगती है, तुम जिस तरह से जिंदगी चाहते हो उस तरह से अपनी जिंदगी जी सकते हो, मुझे रिहा कर सकते हो। और वेरा यासिन से जुड़ने की बात करती है, मतलब ये दोनों एक होने की बात करती है। जब ये दोनों एक होंगे तभी वेरा आजाद होगी और उसी तरह यासिन अपनी मन पसंद की जिंदगी जी सकता है। इस तरफ हसन मीरा को फिर से उसी जगह पर लाता है जो थोड़ी देर पहले वो वहाँ पर था। और यहाँ आने के बाद मीरा किरास को आवाज लगाने लगती है और तभी फौरन वहाँ पर किरास आता है, लेकिन किरास बहुत कमजोर होता है। और किरास मीरा से कहने लगता है कि मीरा तुम जल्द से जल्द यासिन को रोकना होगा, उन दोनों को एक होने से रोकना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यासिन की रूह उसके शरीर से निकल जाएगी और वेरा यासिन को अपने कब्जे में ले लेगी। ऐसा कहते हुए किरास वहाँ से गायब हो जाता है, वो रेत बन जाता है और मीरा को बिल्कुल भी पता नहीं कि एक्चुअली किरास कहाँ पर चला गया। खैर रात होने के बाद वेरा यासिन को उस जगह पर लाती है जहाँ पर इंसान और जिन एक होते हैं। और तभी वहाँ पर मीरा और हसन आते हैं और हसन यासिन को समझाने लगता है कि वेरा इसके साथ क्या करने वाली है। यह सुनने के बाद वेरा फिर से यासिन को अपनी बातों की जाल में फंसाने लगती है कि ये होने के बाद यासिन जिस तरह की जिंदगी चाहे उस तरह से जी सकता है। इस तरफ लैला नासिर को खोपचे में लाकर नासिर से भी यही कहने लगती है कि हम दोनों को जुड़ना होगा, हम दोनों को एक होना होगा। लेकिन नासिर इसके लिए मना कर देता है। वो कहने लगता है तुम वो लैला नहीं हो जिससे मैं पहले प्यार करता था। तो वहीं पर फाहिद भी होता है। फाहिद लैला की बात सुन लेता है और फाहिद लैला के पास आकर ये कहने लगता है क्या तुम हर एक की ख्वाहिश पूरी कर सकती हो।
और बाद में पता चलता है कि लैला की बॉडी में जो जिन होता है वो जिन फाहिद को काबू कर लेता है। इस तरफ मीरा जब यासीन को समझा रही होती है तो वेरा मीरा को अपने बातों की जालों में फंसाने लगती है। वेरा मीरा के साथ जुड़ने की बात करती है। वो कहने लगती है, मीरा मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं उस बंदे को ढूंढूंगी जिस बंदे ने तुम्हारे भाई को और तुम्हारी माँ को मारा। बस हम दोनों एक होने की देरी है, उसके बाद तुम अपनी मनपसंद की जिंदगी जी सकती हो। मतलब थोड़ी देर पहले वेरा यासीन का शरीर लेना चाहती है, लेकिन अब वेरा मीरा को अपनी बातों की जाल में फंसाने लगती है। एक्चुअल से यहाँ पर बात यह है कि जिन किसी न किसी का शरीर चाहता है। यह देखने के बाद यासीन वीरा को अपने पास आने के लिए कहता है, वो अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है। और जब जिन और इंसान ये दोनों एक दूसरे से जुड़ने वाले होते हैं तब इंसान की मंजूरी होना जरूरी है। खैर बहुत बहस होने के बाद वेरा यासीन का शरीर ले लेती है और यासीन वहाँ से वैनिश हो जाता है। और ऑफकोर्स वेरा की बॉडी में जो जिन होता है वो यासीन के अंदर जा चुका होता है, तो वेरा की बॉडी बेहोश गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वेरा होश आती है तो वेरा ओला मैम से पूछने लगती है कि मैम मैं कहाँ पर हूँ। खैर दूसरे सीन में मीरा अपने सिस्टम के पास बैठकर कुछ काम वगैरह कर रही होती है और तभी कोई अनजान बंदा इसका दरवाजा खटखटाने लगता है। जब मीरा अपने दरवाजे को ओपन करती है तो वो तो किरास होता है। किरास को देखने के बाद मीरा किरास से पूछने लगती है, क्या तुम जिंदा हो? और जब किरास अंदर आता है तो किरास को कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है और किरास वहाँ से जाने लगता है। मीरा से कहने लगता है, मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, लेकिन मीरा किरास को रोक लेती है। और बाद में पता चलता है कि एक्चुअली किरास नहीं, ये हसनी है। मतलब हसनी ने अनजाने में ही मीरा के घर आया। जैसा लगता हो हसनी मीरा को जानता हो। मतलब इतने दिनों में हसनी और मीरा के बीच जो कुछ भी हुआ वो हसनी को याद नहीं। और तभी ये दोनों ये देखते हैं कि उस कमरे के बाहर धुआं फैलने लगता है और उस धुएं में से फाहिद बाहर आता है। जिसका मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि लैला के बॉडी में जो जिन होता है वो फाहिद को कब्जा कर लिया। ये देखकर मीरा और हसनी के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर ये सीजन दी एंड होती है। तो दोस्तों चलिए फिर से इस होल सीरीज का एक समरी देख लेते हैं। एक्चुअल से कुछ स्टूडेंट्स पेट्रा जाते हैं टूर घूमने के लिए और वहाँ पर अनजाने में यासीन तारिक को एक बदुआ देता है कि तारिक ऊपर से नीचे गिर के उसकी मौत हो जाए। और वहीं पर एक जिन होती है जिसका नाम होता है वेरा और ये बदुआ वो जिन सुन लेती है। और यासीन ने उसी जिन ने बिच्छू के रूप में आकर उसे डंक मारा था। और तभी अनजाने में मीरा भी एक जिन को आवाज लगाती है जिसका नाम होता है किरास। लेकिन किरास मीरा को बचाने के लिए इस दुनिया में आता है, लेकिन वेरा एक बुरी जिन होती है, वो इंसानों को शरीर को अपना बनाने के लिए इस दुनिया में आती है। एक्चुअली जिनों में भी काफी सारे वेरिएशंस होते हैं। मतलब कुछ अच्छे जिन होते हैं, कुछ बुरे जिन होते हैं और कुछ नॉटी जिन भी होते हैं। खैर इसीलिए वेरा हर हमेशा यासीन के पास रहा करती थी उसकी ताकत बनकर। और सीरीज के दरमियान में जैसा किरास ने कहा था कि काफी सारे जिन है जो एक करके एक बाहर आने वाले हैं। और जब कुछ लोग पेट्रा में हसनी को ढूंढ रहे थे वहाँ पर एक बिच्छू बाहर आया था, आपने गौर किया था ना? तो वो भी एक जिन था। तो वो जिन बाहर आकर लैला के ऊपर हावी हो गया। देखिए यहाँ पर शरीर के अंदर एंटर होना अलग बात है और इंसान और जिन ये दोनों एक होना अलग बात है। जब इंसान और जिन ये दोनों एक होते हैं तो इंसान में जो रूह होती है वो निकल जाती है और जिन उस शरीर को अपना लेता है और वो जिन उसी दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। और एक्चुअली वेरा यही चाहती थी यासीन से, वो यासीन की रूह लेके यासीन का शरीर अपना बना ले। अब बेचारा फाहिद भी उसी जिन के काबू में आ गया मीरा को पाने के लिए और फाहिद भी अपनी आत्मा दे बैठा। अब किरास के बारे में बात करें तो पता नहीं किरास कहाँ पे चला गया। शायद कुछ सवालों के जवाब नेक्स्ट सीजन में पता चलेगी। खैर सीरीज के रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताना जरूर, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली सीजन में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।